फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। एंड इसके साथ ही पेपर आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो पेपर है उसमें 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए जिसमें छोटे क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। सेक्शन बी जिसमें आपकी स्टैंजा और कुछ क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम पेज कैसे कवर करें। पेज को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे कि सेक्शन सी है, उसमें क्या होता है कि आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपने 3.5 या 4.5 पेज में एक अपना आंसर लिख दिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मेरा आंसर 4.5 पेज में कंप्लीट हुआ, अब मैं क्या करूँगी, 2 लाइन या 3 लाइन्स छोड़कर अपना जो सेकंड आंसर है वो उसी के नीचे से स्टार्ट कर दूँगी। अगर आप अपनी कॉपी को ज़्यादा भरना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर दिया 4.5 पेज में, अब वो जो आधा पेज है आप उसको छोड़ दो। अगले पेज से आप सेक्शन सी का जो एक और क्वेश्चन आपने करना है वो क्वेश्चन करना शुरू कर दो, और वो भी जैसे आपने 4.5 पेज में कंप्लीट किया तो वो आधा पेज आप छोड़ दो। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर जैसे आपने स्टैंजा की है 1.5 पेज में, तो आप आधा पेज छोड़ दो। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से आप कर सकते हो। इससे क्या होता है कि एक तो आपका जो लिखने का तरीका होता है कॉपी में वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। दूसरी बात कि आपके जो पेज है वो हाफ हाफ जो भी आप छोड़ते जाते हो, इससे क्या होता है आपकी कॉपी में पेजेस ज़्यादा भर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने ज़्यादा हमारे नंबर आएंगे। तो ये तरीका है एक आपका कॉपी कवर करने का कि किस तरीके से आप कॉपी को फिल कर सकते हो। सेकंड बात कि आपको स्टैंजा किस तरीके से लिखनी है जिससे कि आपके नंबर अच्छे आएँ। आपको हर एक पोइम का नाम और उसके पोइट का नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जब भी आप स्टैंजा का आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस को आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है। रेफरेंस के सामने ही लिखना शुरू नहीं करना है। नेक्स्ट लाइन से लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आपको पोइम का नाम लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में करना है और उससे भी अंडरलाइन करना है। द पोइम इज़ रिटन बाय द पोइट। फिर आपको पोइट का नाम है जो उसको भी अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है। उसके बाद 1 या 2 लाइन उस पोइम की आपको लिख देनी है। उसके बाद आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट का भी पॉइंट इसी तरीके से बनाकर अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से कॉन्टेक्स्ट के बारे में 3 या 4 लाइनें आपको लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन में भी आपको इसी तरीके से अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंजा में जो लाइंस लिखी गई हैं उससे रिलेटेड आप बातें लिख देना। इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट। इतना लिखने के बाद जो भी स्टैंजा में बातें कही गई हैं, लाइंस लिखी गई हैं, पहले आप थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेन कर देना, बाद में आप क्या करोगे, समरी लिख देना। इस तरीके से आप जो स्टैंजा है वो अपना 1.5 पेज में कवर कर सकते हो। 1.5 से 2 पेज आपकी इजी वे में कवर हो जाएंगे। एंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आप सबसे लास्ट में किया करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 2-3 लाइन सी लिखनी होती है। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, आपने पोइम के बारे में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ भी आप वहाँ पर लिख देना। इससे क्या है कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इस तरीके से कॉपी को फिल करना और स्टैंजा किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई भी पोइम का क्वेश्चन आता है, पोइम में क्या पूछा गया आपको कोई मतलब नहीं है, पोइम बस ये आई है, जो भी पोइम आएगी उसकी आपको वहाँ पर समरी लिख देनी है। ये नहीं सोचना कि इसमें पूछा क्या गया है मैं समरी लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पोइम्स के बारे में। वैसे मैंने हर एक पोइम को पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप देखोगे नई शुरुआत यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, सबसे लास्ट की जो प्लेलिस्ट है वो यही है, बीए फाइनल ईयर इंग्लिश पोइम की, और उसमें हर एक पोइम, प्ले की समरी सब कुछ वहाँ पर करवा रखा है। इवन लिटरेरी हिस्ट्री भी आपको करवा रखी है। तो आप उस प्लेलिस्ट की हर एक पोइम की कम से कम एक बार समरी को ज़रूर सुन लेना, कि क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो आप कुछ लिखने लायक वहाँ पर बन जाओ।
और थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पर हम कर लेते हैं। बाकी मैंने फुल रिवीजन, क्विक रिवीजन की भी वीडियोस बनाई हुई है, पिछले साल मैंने करवाई थी, तो सेम ही बातें होती है, इसलिए बार बार वीडियोस बनाने की मुझे नीड नहीं लगती है। फिर भी एक वीडियो बनाई है काफ़ी सारे स्टूडेंट के कहने पर, तो आप इस वीडियो को भी देख लेना और बाकी जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी एक बार आप पढ़ लेना। सबसे पहली पोइम है अवर कज़न ट्री, जो कि तोड़दत्त के द्वारा लिखी गई है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो तोड़दत्त है वो बताती है कि बचपन में वो जब कलकत्ता में रहती थी, उनके घर के बाहर एक गार्डन था, वहाँ पर एक ट्री लगा हुआ है कज़न ट्री, और उसके ब्रदर सिस्टर हैं, और वो सभी क्या बचपन में इसी ट्री के नीचे खेला करते थे। अब उसके ब्रदर सिस्टर तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो यादें हैं वो इस कज़न ट्री के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद जो स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा है उसमें कज़न ट्री के बारे में बताती है कि ये ट्री बहुत अच्छा है, बहुत विशाल है, बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं, कोयल्स यहाँ पर आती है, जैसे ही रूम की खिड़की खोलती है तो सामने वो ट्री उसको दिखाई देता है। ग्रे बैबून है जो वो यहाँ पर ट्री के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो टहनियों के साथ एक टहनी से दूसरी टहनी पर उछलते कूदते हैं। लेकिन इसमें जो थर्ड स्टैंजा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इस थर्ड स्टैंजा को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आने के, पेपर में आने के ज़्यादा चांस हैं। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस दैट ट्री इज़ डियर, डियर इज़ द कज़र्ना टू माई सोल, बीनीथ इट वी हैव प्लेड। सेम वही चीज़ कि जो ट्री है वो विशाल है, इसलिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट या डियर नहीं है, बल्कि इसके साथ मेरे ब्रदर सिस्टर की यादें जुड़ी हुई है, इसलिए ये ट्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें। उसके बाद वो कहती है कि मैं पोइम लिख रही हूँ कज़न ट्री पर, ताकि मैं इस ट्री को हमेशा के लिए यादगार बना सकूँ, इसको अमर बना सकूँ। इसके बाद नेक्स्ट पोइम आपकी आती है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है तो मैं नॉर्मल आपको बताती हूँ। इकोलॉजी पोइम है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पोइट होता है उसकी मदर, उन्होंने क्या, घर के बाहर 3 बगीचा है, वहाँ पर क्या है कि 3 रेड चंपक ट्रीज़ लगे हुए हैं। जब भी रेन का सीज़न आता है, रेनी सीज़न, तब उसमें से फ्लावर्स लगते हैं और पोलन्स की स्मेल आती है, और वो स्मेल इतनी ज़्यादा सफोकेटेड होती है कि मतलब उसकी जो मदर है उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पीकर जब भी अपने घर पर आता है रेनी सीज़न में, तो उसे गुस्सा आता है, वो चाहता है कि इन पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन उसकी जो मदर है वो इन पेड़ को काटने से मना करती है, क्योंकि ये जो पेड़ है वो, जैसे एक पक्षी पास हो रहा था और उससे बीज गिर गए, और यही बीज उनके बगीचे में गिरे, दब गए और अपने आप ये पेड़ लग गए, जिसको इसकी मदर है जो वो अच्छा एक शगुन मानती है, इसलिए वो पेड़ को काटने नहीं देती। वो कहती है कि ये ट्री मेरे ही जितना पुराना है, इससे मुझे बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं, फिर क्या हो गया, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसलिए वो उसको काटने से मना करती है। अगली पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोइम में क्या होता है कि जो पोइट है उसकी मदर को स्कॉर्पियन, बिच्छू ने काट लिया होता है। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, बिच्छू इनके घर पर आ जाता है और जो राइस, चावल की बोरी के पीछे छिप जाता है, और फिर क्या होता है, अचानक से बिच्छू है जो उसकी मदर को काट देता है, जिसके बाद उसकी मदर की बॉडी में जहर फैलने लग जाता है। गांव के आसपास के जो लोग थे वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं बिच्छू को ढूंढो, उसको आगे बढ़ने से रोको, जैसे जैसे बिच्छू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, जहर फैलता जाएगा, तो इस जहर को हमें फैलने नहीं देना है। बहुत सारे लोग होते हैं वो भगवान का नाम जपने लग जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये जो दुख दर्द है शायद पिछले जन्मों का है, कुछ कहते हैं क्या पता अगले जन्म के जो पाप हैं या फिर जो दुख तकलीफ हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन इसके जो फादर होते हैं वो इन सब अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते। वो पोइट की जो मदर होती है उनके पैर के अंगूठे पर पैराफिन डालते हैं और उसको आग से जलाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से, ताकि वो जहर आगे ना फैले। तो पोइट छोटा होता है, वो कुछ कर तो सकता नहीं, वो सिर्फ देखता रहता है। थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है कि पोइट की जो मदर है उसका दर्द कम होने लग जाता है और वो ठीक हो जाती है। जैसे ही वो ठीक होती है तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि शुक्र है भगवान, बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं काटा। तो ये सारी बातें आती है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम में। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पोइम्स है मैं उसी के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। एक है पोइम वर्ड्स पोइम में क्या कहा गया है कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसका सही यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो वर्ड्स हैं उनका सही यूज़ नहीं हो रहा तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। जब भी हम वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें पूरा केयरफुली वे में उसका यूज़ करना है, सोच समझ कर उसका यूज़ करना है। हम कोई शब्द कह देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन उसको डायरेक्ट ना कहने के बजाय किसी तीसरे व्यक्ति को कहते हैं। वो जो तीसरा व्यक्ति है जब उन वर्ड्स को वहाँ
पर कहकर आएगा, जिसके लिए हमने ये बात कही है, क्या पता वो मीनिंग चेंज कर दे, हमारा कहने का इंटेंशन अलग हो, उसके कहने का इंटेंशन अलग ही हो जाए। तो वर्ड्स में बहुत सारी पावर होती है, इसलिए हमें क्या सोच समझ कर वर्ड का यूज़ करना चाहिए, हमें पोलाइटली रहना चाहिए। और अगर हमने एक बार वर्ड्स का यूज़ कर लिया, बाद में हम उसको सॉरी बोल दें, सॉरी बोलने से उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था वर्ड्स का, वो कभी भी कम हो सकता है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो वर्ड्स होता है ना, उनको हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर हम सोच समझ कर नहीं बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके बाद एक पोइम है, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। इसमें क्या होता है कि जो पोइट होता है, वही सेम बात कि घर है, घर के बाहर एक गार्डन है, और गार्डन में क्या है, पी वाइन्स लगी हुई हैं। पोइट अपनी मदर के साथ जाता है वहाँ पर, और वहाँ से पीस तोड़ता है, अपनी मदर की मदद करता है पीस को तोड़ने में। तो जो पोइट की मदर होती है, वो अपने बेटे की तरफ देखती है और वो कहती है कि मेरा बेटा कितनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। जैसे कि वीड क्या होता है, खरपतवार, जो फसलों के साथ अलग से पौधा उग जाता है बेकार का, जो बहुत जल्दी उग जाता है, बिना पानी वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, उसे कहते हैं वीड। तो वो वीड से अपने बेटे का कंपैरिजन करती है कि कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो पोइट की मदर तो नहीं है, तो पोइट सपने में सारी बातें सोच रहे होते हैं, उसके मदर के साथ जो भी बातें वगैरह होती हैं वो देख रहा होता है। बाद में कहता है कि मैं भी अब ओल्ड होते जा रहा हूँ, मेरी भी अब डेथ आने वाली है, क्योंकि जो भी इंसान ओल्ड होता है उसकी डेथ आनी निश्चित है। फिर वो कहता है कि मैं ओल्ड होते जा रहा हूँ, डेथ आ रही है। लोग डेथ को एनिमी सोच मानते हैं, लेकिन ये कहता है कि डेथ एनिमी नहीं है, वो भी क्या है, एक फ्रेंड है, लाइफ का एक हिस्सा है। अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है तो डेथ भी निश्चित ही है। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है, वंस अपॉन ए टाइम। इस पोइम में क्या बताया गया है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें फादर और सन, फादर अपने बेटे से बातें कर रहा है, फादर ही सारी बातें बोल रहा है, बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बेटा सिर्फ क्या है, एक लिसनर है। यहाँ पर फादर अपने बच्चे को क्या कह रहा है कि मैं इस दुनिया में आया, जब इंसान बच्चा होता है तो वो हर एक प्रकार की फॉर्मेलिटी से दूर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर फॉर्मेलिटीज़ आने लग जाती हैं। अब फादर क्या बता रहा है कि पहले के टाइमिंग में जब हम मिलते थे ना, तो एक अलग वार्मनेस होती थी, हम मिलते थे, एक अलग खुशी होती थी जो हमारी आंखों में झलकती थी। जब हम हाथ मिलाते थे ना, तो एक अलग फीलिंग आती थी। लेकिन अब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे घर पे कोई आ जाता है ना, हम ये कहते हैं कि वापस जरूर आना, लेकिन अगर वो इंसान 2 या 3 बार आएगा तो हम पूरे तरीके से अक जाते हैं। कोई इंसान आता है तो हम कहते हैं कि तुम इसे घर की तरह ही समझो, ये सिर्फ हम कहते ही हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। इसी तरीके से कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है ना, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अगर हम घर पर हैं तो हमारा अलग फेस होगा, अगर हम ऑफिस में हैं, यानी कि हम फॉर्मेलिटीज़ करना सीख चुके हैं, झूठी हंसी दिखाना सीख चुके हैं। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि गुड बाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलेंगे, तो सिर्फ हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पोइट कह रहा है कि जो पोइट के मतलब जो फादर हैं, वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से ना अक चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों से बाहर आना है, मैं इन चीज़ों को लर्न कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इसे अनलर्न करना है, मुझे इसको भुलाना है, मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ। और तो वो कहता है कि बेटा तुम मुझे दिखाओ कि तुम कैसे हंसते हो, मैं भी तुम्हारी तरह हंसना चाहता हूँ, फेक हंसी नहीं हंसना चाहता, रियल हंसी हंसना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। इसके बाद अगली पोइम है, वीमेन टू मैन। इसमें क्या होता है कि एक लेडीज़ जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वो अपने हस्बैंड से बातें कर रही है कि किस तरीके से अब वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो बच्चे को लेकर क्या क्या थॉट्स हैं उनके मन में, कि जब तक बच्चा पेट के अंदर है तब तक क्या है कि उन्हें नहीं पता कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, उसको क्या नाम हमें देना है। लेकिन वो कह रही है कि यही हंटर है और यही चेस है। उसके बाद वो कह रही है कि ये जो बच्चा है ना, वो मेरे लिए एक क्रिस्टल है, मेरी आंखों का तारा होगा, मैंने बहुत इसको चाव से पाला है। अब ये क्या है, फोल्ड है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ तो वो क्या है, फोल्डेड रोज़ है। लेकिन जब उसका जन्म हो जाएगा तो वो क्या है कि जब मेरी कोख से बाहर आएगा तो वो खिल जाएगा। फिर वो कह रही है कि यही मेकर है और यही मेड है, कि जो बच्चा है वो क्या है, मेड भी है और मेकर भी, हमने उसको जन्म दिया है और ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं जन्म देने वाली। तो उसके बाद वो लास्ट में अपना डर बता रही है कि जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तब वो जो बच्चा है वो कहीं ब्लेड, उसकी चमक, उसकी धार को देखकर डर ना जाए। तो ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद एक पोइम है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। इसमें क्या है कि जो पोइट हैं वो पहले कश्मीर में उनका जन्म हुआ है, लेकिन बाद में वो क्या है, यूएसए में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक पोस्ट कार्ड रिसीव होते हैं
के ऊपर कश्मीर की पिक्चर, हिमालय की पिक्चर बनी हुई होती है। तो वो कहते हैं कि इसको देखकर ना सारी मैं जो भी बातें थी, जो भी उनकी यादें थी, वो सब क्या है वापस से ताज़ा हो जाती है। वो कहते हैं कि ये जो कश्मीर है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डियर है। भले ही मैं फ़िज़िकल रूप में, शारीरिक रूप में यूएसए में रह रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं मानसिक रूप से क्या है कश्मीर से ही जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर वापस से जाना चाहता हूँ, वही मेरा असली घर है। फिर वो झेलम रिवर के बारे में बात करते हैं। ये झेलम वाटर नेवर सो क्लीन, ये वाला आप अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि ये स्टैंजा आने के चांसेस हैं पेपर में। तो कह रहे हैं कि वहाँ की रिवर, वहाँ की ब्यूटी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर है ना वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप इतना नहीं हो पाए क्योंकि कश्मीर में हमेशा वार्स चलते हैं, युद्ध होते हैं, जिसके कारण लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। उसके बारे में बताया। वो कह रहे हैं कि काश कश्मीर भी एक सिंपल जैसे बाकी स्टेट्स हैं वैसे ही हो, ठीक है, वहाँ पर भी बढ़िया लोग रहें, डेवलपमेंट हो, उसके बारे में ये बातें करने लग जाते हैं। सो इस तरीके से ये पोइम है। इसके बाद एक पोइम है एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस, जिसमें क्या बताया गया है डबल फेस एक मैन के, कि एक मैन बाहर कितना पोलाइट दिखाई देता है और घर पर वो कैसा होता है, अपने फैमिली, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से एक जो मैन है वो ऑफिस में है और कितना अपने आप को महान दिखा रहा होता है, लेकिन उसकी जो हरकतें होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, लेडीज़ के साथ उसके रिलेशन गलत होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से लोग हैं जो वो झूठा अपना दिखावा करते हैं बाहर और अपनी वाइफ को घर के अंदर मारते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ है जो वो घर के बाहर तो इतनी सॉफ्ट पोलाइटली होती है कि लगता ही नहीं कि ये इंसान किसी पर चिल्ला भी सकता है, लेकिन घर पर वो छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी वाइफ को मारना, चाहे वो सोप है या बच्चे को निमोनिया हो चुका है, ठीक है, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना। जो भी गुस्सा है बाहर का, ऑफिस का, वो भी अपने बच्चों और वाइफ पर निकालना। हर एक चीज़ में क्या है कि बाहर पोलाइटनेस और घर पर रूडनेस दिखाई जाती है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से एक आदमी है वो एक डॉवरी के लिए या दहेज के लिए क्या दें, वो बार बार शादियाँ करता है, या फिर लड़कियां हो रही हैं तो वो बार बार शादी कर अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। तो उन सब के बारे में ये बताया गया है डबल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। सो इस तरीके से कुछ पोइम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।